अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर से वसीम भट्ट के साथ। नाज़रीन, जिस तरीके से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आए दिन ज़िला किश्तवाड़ के अंदर अलग अलग इश्यूज़ होते हैं और हम कोशिश करते हैं आवाम के बीच में लाने की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट नाजिम काजी साहब। काफ़ी मशहूर शख्सियत है और किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अपना नाम कमाया हुआ है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि आज किश्तवाड़ के अंदर ही मिले। चलिए, कुछ सवालात हैं जो इनसे हम करना चाहेंगे। तो काजी साहब, आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा बार बार ज़मीन जहाद और डेमोग्राफिक चेंज को लेके बोलते रहते हैं, हालांकि आपके साथी भी हैं, और इसके बारे में क्या कहना रहेगा जो बार बार ये ज़मीन जहाद और डेमोग्राफिक चेंज के बारे में बोलते रहते हैं? क्या कहना रहेगा आपका नाजिम साहब? वसीम साहब, मैं पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके ज़रिए आवाम तक अपने दिल की बात रख सकूँ। जहाँ तक ज़मीन जहाद का ताल्लुक़ है या डेमोग्राफिक चेंज की बात है, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो हिंदुस्तान है ना, ये बना है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, हिंद से लेकर मलयालम तक, गुजराती से लेकर बंगाल तक। ये हिंद की खूबसूरती है कि ये जुड़ा हुआ है, ये गंगा जमुना की तहज़ीब है। मगर बदकिस्मती से कुछ लोग अपना सियासी मुफाद के लिए इसमें जो है लड़ाने की कोशिश करते हैं, अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। बात रही जम्मू की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो जम्मू है इस वक्त 2/3 जो जम्मू है वो इस वक्त स्टेट लैंड और इविक्यू लैंड पे है। यहाँ पे मैं कुछ गवर्नमेंट आर्डर्स का जिक्र करना भी मैं मुनासिब समझूंगा। गवर्नमेंट आर्डर 254/1965, इसके ज़रिए 3 लाख कनाल जो स्टेट लैंड है इसके ऑनरशिप राइट कन्फर किए गए पीओके के रिफ्यूजीज़ को। इसी तरह इविक्यू लैंड 7 लाख इविक्यू लैंड के ऑक्यूपेंसी राइट कन्फर किए गए। तो यहाँ पर मैं और भी गवर्नमेंट आर्डर्स का जिक्र करना मुनासिब समझूंगा। LB 6 ऑफ 1958 रेड विद S 432 ऑफ 1966, इसके तहत भी हज़ारों कनाल जो स्टेट लैंड है उसके ऑनरशिप राइट कन्फर किए गए, और मोस्टली जो बेनिफिशरीज थे वो हमारे नॉन मुस्लिम भाई थे। अब आपको ये भी मैं बताता चलूँ, डेमोग्राफिक चेंज के बारे में कहा जा रहा है, किन लोगों की वजह से डेमोग्राफिक चेंज हो रही है। देखिए, जो जम्मू है, इट्स ए कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं तिजारत करने के लिए, बिज़नेस, पढ़ाई के लिए पीर पंजाल और चिनाब वैली से आए हैं। पीर पंजाल और चिनाब वैली कॉन्स्टिट्यूट 2/3 एरिया ऑफ द जम्मू प्रोविंस। तो ऐसे किस्म के बयान देना तो मैं सख्त अल्फाजों में मज़म्मत करता हूँ। और आपको एक बात बता दूँ मैं कि ज़्यादा टारगेट किया जाता है, अमूमन आप देखेंगे एक समाल रेवेन्यू विलेज सुंजवा को लेकर। तो मैं उन लोगों से ये सवाल करूँगा कि वो एक अपनी नज़र दौड़ाएं गांधीनगर की तरफ, विच वाज ए रकलैंड ऑफ द स्टेट, त्रिकुटा नगर, कासिम नगर, गोरखा नगर, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इलीगल कॉलोनीज़ थी। बाद में इनको एक समाल, एक मिनिमम प्रीमियम पे इनको रेगुलराइज किया गया है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने खुद ही कहा कि टारगेट बनाया जा रहा है इन भटिंडी और सुंजमा को लेके काफ़ी ज़्यादा, अगर देखा जाए तो इसके पीछे क्या सियासत हो सकती है? क्यों ऐसा किया जा रहा है बार बार? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, ये चाहते हैं कि इसमें अपना एक सियासी मफाद इसमें उठाया जाए। बाकी तो कोई मुझे ख़ास नज़र नहीं आ रहा है। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से बाकी कॉलोनीज़ जो थी जम्मू में, इलीगल कॉलोनीज़, उनको रेगुलराइज किया गया है, तो पैरिटी बरती जाए सुंजवा के साथ भी, भटिंडी के साथ भी, बाकी एरियाज़ के साथ भी, उनको भी सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए। चलिए, अगला सवाल हमारा ये होगा काजी साहब, आपको मालूम होगा कि किश्तवाड़ के अंदर हाल ही में एक इशू जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, और जिसमें आप भी उस इशूज़ में जो है इन्वॉल्व हैं। इशू कुछ इस तरीके का है कि DDC मेंबर मड़वा जो है उसने कहा था कि मड़वा को जो है चाइना के साथ मर्ज करो। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वाकई में ऐसा हुआ था या नहीं। चलिए, और उसने व्हाट्सएप पे भी एक पोस्ट किया था कि जब सियासतदान, सहाफ़ी और वकील दोस्ती को ज़्यादा और प्रोफेशन को कम तरजीह दें तो समाज में जुल्म होता है। इस जुमले को आप कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, जिस तरीके से सहाफ़त और सियासतदान और वकालत के ऊपर ये जुमला लिखा गया है? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर एक शख्स जो है वो अपने तमाम तदाबीर और वसाइल को इस्तेमाल करने के बाद भी अगर वो नामुराद और नाकाम हो जाए, इससे 2 बातें आया होती हैं। एक तो वो जिस काम के लिए वो जद्दोजहद कर रहा है वो उस काम के काबिल नहीं है, या तो दूसरा
कि उसकी नीयत में खोट है। बहरहाल मैं उस मौजू पे नहीं जाऊंगा। देखिए, मैंने अगर मेरे क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया तो अकॉर्डिंगली मैंने उसके केस को परस्यू किया। तो जो आपके डीडीसी मेंबर मरवा है, तो मुझे उनके साथ कोई पर्सनल कोई इनिमिटी तो है नहीं। तो देखिए, बात को समझे कि उनका जो स्टेटमेंट था उसके बाद हमने एक कंप्लेंट लॉन्च की, रिटन कंप्लेंट लॉन्च की एसएचओ कंसर्न किश्तवाड़ के पास। क्योंकि देखिए, हमने जो कंप्लेंट की, इट इज़ फॉर द लॉजमेंट ऑफ एन एफआईआर अंडर सेक्शन 124A सीडेशन। इंडियन पेनल कोड डिफाइंस सीडेशन अंडर सेक्शन 124A एज एन ऑफेंस committed by a person who by words either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise brings or attempt to bring hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India. So this disaffection includes disloyalty and all the feelings of enmity. So we have to understand that we are a part and parcel of India. Being the staunch follower of the Constitution of India, I am granted with certain rights. But at the same time, I am costed with the obligation that no citizen of India should use a words in the form of metaphor which are derogatory and threaten the constitutionality and integrity of the India. अब देखिए कि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, on the face of it would reflect that he was trying to dictate the terms and condition by taking refuge that this subdivision Marwa shall be merged with China, since the government have failed to discharge its obligation. No doubt, right to dissent is a right, but seeking or supporting a neighboring country with whom we are neck to neck, so it is itself an insult to the integrity and sovereignty of India, and every citizen of Kishtwar and India has a right to condemn it. Now another aspect, now it is being projected in the media that he has been taken out of context, but the clarity of the verses used by this DDC member speaks itself. So I say there is a commission of cognizable offense because his statement excites the feeling of disaffection towards the government established by law in India. काजी साहब, आपने कहा ये इसे मेटाफॉर कहते हैं। क्या मेटाफॉर को हम एग्जाम्पल के तौर पर नहीं दे सकते हैं? और आपने कहा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि we have certain rights, but at the same time we are costed with the obligation that we cannot use a words in the form of metaphors which are derogatory and it threatens the constitutionality and integrity of India. देखिए जी, एक बात ये भी है, हम एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं दे सकते हैं जिससे हमारी मुल्क की सलामियत को ख़तरा हो सकता है। सो रॉन्ग कंपैरिजन ड्रा करना तो गलत है। ये किस्म से एक इट इज़ एन ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग to excite a feeling of hatred towards the government established by India. कल को और कोई उठेगा, कहेगा नहीं जी, आप गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड फुलफिल नहीं की, नो वी शुड बी मर्ज विद अनदर कंट्री। तो ये दीज स्टेटमेंट्स नीड टू बी कंडम्ड और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए इस पर। और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फर्स्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैव कॉस्टेड ए सेक्रेट ड्यूटी अपॉन ऑल ऑफ अस for its protection and preservance. So we have approached the SHO concerned, SSP concerned. They were under constitutional as well as statutory obligation to nab the culprit. So far they have not taken any step with regard to that. Now this aspect was lurking in the mind of my client. That is why we have knocked the door of the court and we have argued that, and honorable court have considered our submissions and have directed SHO concerned to investigate the matter and submit a status report and hope justice will be done. आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से डीडीसी मारवा का ये भी कहना है कि एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप भी हो, जिसमें लोकल सहाफ़ी भी हैं और जिसमें कुछ सियासतदान भी है, एक ग्रुप बना हुआ है जो स्पेशली टारगेट करते हैं डीडीसी मारवा को। आई विल नॉट कमेंट ऑन इट। देखिए, एक जो उन्होंने पिक अपनी पोस्ट की है जिसमें आप ये कह रहे हैं सियासतदान, वकील और साफ़ी जब प्रोफेशन को कम तरजीह दे तो समाज में जुल्म होता है। इट इज़ टोटली एंड टोटली इमेच्योरिटी ऑन हिज पार्ट। देखिए, हम एक फंक्शन में जाते हैं, इट वाज ए कोइंसिडेंट मीटिंग जहाँ पर हमारे ऑनरेबल एक्स होम मिनिस्टर सजाद साहब भी थे, हमारे आसिफ साहब नाइक भी थे, जो किश्तवाड़ के जर्नलिज्म में उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, काफ़ी उन्होंने किश्तवाड़ के जर्नलिज्म को काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर सपोज कोइंसिडेंटली किसी के साथ मीटिंग होती है
इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर जमात के साथ एफिलेटेड है या उस सहाफ़ी के साथ एफिलेटेड. इट वाज जस्ट ए कोइंसिडेंस. तो दैट हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ कंटेक्स्ट एंड आई विल से दैट इट इज दिस स्टेटमेंट इज टोटली इनएक्सपीरियंस ऑन हिज पार्ट कि ऐसा कहा उसने नहीं कहना चाहिए था. मैं तो इसको कंडेम करता हूँ. और ज़्यादा चलें, ऐसा चलता रहता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल इमेच्योरिटी. आई थिंक अभी उसको काफ़ी सीखने की ज़रूरत है, तो वक्त के साथ साथ सीख जाएगा. शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए काजी साहब.